हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सरे और उनके अनुप्रयोग, एक्सरेज एंड देयर एप्लीकेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एक्सरेज यानी कि एक्सरे किरणों का परिचय। क्या होता है बेटा एक्सरे का परिचय? आइए हम स्टार्ट करते हैं। X-rays are a form of electromagnetic radiation with wavelengths shorter than visible light, but longer than gamma rays. They are part of the electromagnetic spectrum and have high energy, allowing them to penetrate different materials, including human tissues. बेटा जो एक्सरेज होते हैं यानी कि एक्सरेज जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप होता है। क्या होता है बेटा? विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक रूप होता है जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से छोटी लेकिन गामा किरणों से लंबी होती है। ठीक है बेटा, यानी कि जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? दृश्य प्रकाश से छोटी लेकिन गामा किरणों से लंबी होती है बेटा। लेकिन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ये हिस्सा होती हैं और उनमें उच्च ऊर्जा भी होती है जिससे वे मानव ऊतकों सहित विभिन्न सामग्रियों में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब बात करते हैं डिस्कवरी की, यानी कि खोज किस प्रकार हुई। एक्सरे की खोज किस प्रकार हुई? एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने 1895 में इसकी खोज की थी बेटा, और फॉर विच ही रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इनके लिए क्या हुआ था कि 1901 में भौतिकी में एक पहला नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किसके लिए बेटा? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को। कब दिया गया था? 1901 में दिया गया, 1901 में दिया गया था। ठीक है बेटे, आइए अब बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ इसकी कितनी होती है उसके बारे में भी देख लीजिए। आइए, वेवलेंथ एक्सरेज टिपिकली हैव वेवलेंथ्स इन द रेंज ऑफ 0.01 टू 10 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर का मतलब होता है प्यारे बच्चों 10 टू द पावर -9, यानी कि 10 की घात -9 होती है। यानी कि जो इनकी तरंगदैर्घ्य होती है एक्स किरणों की वो कितनी होती है बेटा? 0.01 से 10 नैनोमीटर तक के मध्य होती है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है बेटा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज टिपिकली बिटवीन 101610 हर्ट्ज के मध्य होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो एक्सरे की आवृत्ति होती है वो आमतौर पर 10,01,610 के मध्य में होती है बेटा। आप देख लीजिए, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी सॉरी 1,01,610 कितना हो जाएगा बेटा? 1,01,610 हर्ट्ज के बीच में होती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की, यानी कि एक्सरे का उत्पादन किस प्रकार होता है वो भी आप देख लीजिए। एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद मैटर यूजुअली इन वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड ए एक्सरे ट्यूब। द बेसिस स्टेप्स आर, यानी एक्सरे बेटा तब उत्पन्न होते हैं जब उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पदार्थ से टकराते हैं और आमतौर पर एक वैक्यूम ट्यूब में जिसे एक्सरे ट्यूब कहा जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी उच्च ऊर्जा कहां होगी? वैक्यूम ट्यूब में, है ना बेटा? किसमें होगी? वैक्यूम ट्यूब से। और इसी में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वो पदार्थ से टकराएंगे और हमें क्या प्राप्त होगा? एक एक्सरे उत्पन्न हो जाएगा। अब इसके बात करते हैं मूल चरण की। इसके स्टेप क्या होते हैं? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो आप देख लीजिए क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहला है कैथोड। कैथोड में क्या है देख लीजिए। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड का मतलब होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। कैथोड को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम द हीटेड कैथोड फिलामेंट एंड एक्सीलरेटेड टॉवर्ड्स द एनोड। यानी जो कैथोड होता है बेटा वो नकारात्मक इलेक्ट्रोड होते हैं।
इलेक्ट्रॉन गर्म कैथोड यानी कि फिलामेंट को कह सकते हैं से उत्सर्जित होते हैं और एनोड की ओर त्वरित होते हैं। त्वरित का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टॉवर्ड्स द एनोड, है ना। आइए आगे बात करते हैं एनोड की। एनोड पर क्या चार्ज होता है बेटा? एनोड को हम पॉजिटिव चार्ज के नाम से भी जानते हैं, जिसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द एनोड यूजुअली मेड ऑफ टंगस्टन, एक टंगस्टन धातु होती है, यानी कि जो हम क्या करते हैं बेटा, दे डिसिलेटेड रैपिडली एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं प्यारे बच्चों। जब इलेक्ट्रोड एनोड आमतौर पर टंगस्टन से बने हुए होते हैं, से टकरा जाते हैं तो वे तेजी से मंद हो जाते हैं और ऊर्जा एक्सरे के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ये हमारे बेसिक स्टेप्स होते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? एक्सरे बीम होता है। क्या होता है? एक्सरे बीम। आइए देखते हैं एक्सरे बीम के लिए। The X-ray produced are directed through the body part being examined with a detector or film capturing the image on the other side. एक्सरे विकिरण, एक्सरे किरण या विकिरण उत्पादित एक्सरे को जांच जा रहे शरीर के माध्य से निर्देशित किया जाता है। एक्सरे बीम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जो उत्पादित एक्सरे होता है उसके से जांचे जा रहे शरीर के जो मध्यम भाग होते हैं उसको निर्देशित करता है तथा डिटेक्टर या फिल्म द्वारा दूसरी ओर की छवि को कैप्चर कर लिया जाता है। ये हमारा एक्सरे बीम का काम होता है ना। आइए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे की, यानी कि एक्सरे के गुण। हमने एक्सरे के बारे में जाना, अब इसके बारे में जो गुण दे रखे हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो हमारा गुण है वो पेनिट्रेटिंग पावर, जिसे हम भेदन क्षमता कहते हैं। एक्सरेज हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट सॉफ्ट टिश्यूज व्हाट आर एब्जॉर्ब्ड बाय डेंसर मटेरियल्स लाइक बोन्स व्हिच अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ क्लियर इमेजेस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। भेदन क्षमता क्या होती है? एक्सरे में कोमल ऊतकों को भेदने की क्षमता होती है, लेकिन ये हड्डियों जैसे सघन पदार्थों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, जिससे आंतरिक संरचनाओं की स्पष्ट छवि बनाने में इनसे मदद होती है बेटा। ये हमारी भेदन क्षमता होती है ना बेटे। आइए अब बात करते हैं आयनाइजेशन की। आयनाइजेशन क्या होता है? X-rays have enough energy to ionize atoms and molecules, meaning they can remove electrons from atoms, which may lead to cellular damage and mutations. आयनीकरण का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आयनाइजेशन जिसे कहते हैं, एक्सरे में परमाणुओं और अणुओं को आयनित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, जिसका अर्थ है कि वे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को हटा सकते हैं, जिससे कोशिकीय क्षति और उत्परिवर्तन हो सकते हैं, है ना बेटा। अब आइए बात करते हैं इनविजिबिलिटी की। इनविजिबिलिटी यानी कि अदृश्यता क्या होती है? एक्सरेज आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई। एक्सरे मानव आंखों के लिए अदृश्य होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मानव होता है अदृश्य होता है। हम और आप क्या होंगे? हम एक्सरे को नहीं देख सकते, वो क्या है बेटा? अदृश्य होता है ना। आइए आगे बात करते हैं हाई एनर्जी की। हाई एनर्जी क्या होता है उसको भी आप देख लीजिए। जैसे एक्सरेज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोलॉजिकल चेंजेस इन टिश्यूज व्हिच इज व्हाई देयर यूजेज मस्ट बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड हार्म। उच्च ऊर्जा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सरे ऊतकों में जैविक परिवर्तन उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और यही कारण है कि नुकसान से बचने के लिए उनके उपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि एक्सरे में क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें बहुत अधिक उच्च ऊर्जा होती है। उच्च ऊर्जा का मतलब क्या यहाँ पे होता है कि एक्सरे ऊतकों में जैविक परिवर्तन उत्पन्न करने में सक्षम होता है और यही कारण है कि नुकसान से बचने के लिए हमें क्या करना है? उनके उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए और हमें इससे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब बात करते हैं पदार्थ के साथ एक्सरे अंतःक्रिया किस प्रकार करता है। एक्सरे इंटरेक्शन विद मैटर,
एक्सरे इंटरेक्शन विद मैटर, पदार्थ के साथ एक्सरे अंतःक्रिया। व्हेन एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी दे इंटरेक्ट विद डिफरेंट टिश्यूज इन वेरियस वे। जब एक्सरे शरीर से होकर गुजरती है या गुजरता है, यानी जो एक्सरे होता है, एक्स किरणें होती हैं, वो जब शरीर से होकर गुजरती हैं बेटा, तो वे विभिन्न ऊतकों के साथ विभिन्न तरीकों से क्रिया कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? विभिन्न तरीके से क्रिया कर लेती है प्यारे बच्चों, है ना। जैसे अब इसमें हम बात करते हैं ट्रांसमिशन, किस तरीके से ट्रांसमिशन। सम एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी एंड रीच द डिटेक्टर, एग्जाम्पल फिल्म और डिजिटल डिटेक्टर। संचरण, संचरण यानी कि ट्रांसमिशन। कुछ एक्सरे मशीन शरीर से होकर डिटेक्टर जैसे फिल्म या डिजिटल डिटेक्टर तक पहुंचते हैं। ये मेरा बेटा काय का काम होता है? ट्रांसमिशन का कार्य होता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बोले तो बेटा डेंसर मटेरियल्स लाइक bones absorb more X-ray leading to white areas on the X-rays image, bones and teeth। हड्डी और दांत के लिए एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। हड्डियों जैसे सघन पदार्थ अधिक एक्सरे अवशोषित करते हैं, यानी जो हड्डियां होती हैं उसके लिए जो एक्सरे होता है बेटा, एक्सरेज होती हैं, एक्स किरणें होती हैं, वो क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, और जिसके कारण एक्सरे छवि हड्डियों और दांतों पर सफेद चित्र दिखाई देते हैं। यानी जो एक्स किरणें होती हैं वो हड्डियां और दांत के लिए जल्दी एब्जॉर्ब करती है बेटा, वो उसको अवशोषित कर लेती हैं और हमारे लिए चित्र दिखाई दे देते हैं। यानी हमें क्या दिखाई देता है? सफेद क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिसे हम चित्र या इमेज के नाम से जानते हैं। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग क्या होती है बेटा? आइए देखते हैं स्कैटरिंग के बारे में। स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्ण। स्कैटरिंग की घटना कब घटित होती है? सम एक्सरेज आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद द टिश्यूज व्हिच may reduce the clarity of the image। कुछ एक्सरे ऊतकों के साथ अंतःक्रिया के कारण अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाती हैं, जिससे छवि की स्पष्टता कम हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? यानी कि जो कुछ एक्सरे ऊतकों के साथ अंतःक्रिया के कारण अलग अलग दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे छवि की स्पष्टता कम हो जाती है प्यारे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज इन मेडिसिन। चिकित्सा में एक्सरे के अनुप्रयोग क्या है? किस प्रकार से हम इनके अनुप्रयोग कर सकते हैं? आइए देखते हैं। एक्सरेज हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट्स। सम ऑफ द की एप्लीकेशंस इंक्लूड। चिकित्सा निदान और उपचार में एक्सरे के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। कुछ प्रमुख अनुप्रयोगों में निम्नलिखित प्रयोग शामिल हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एक्सरे हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी हैं। उनका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, उनके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, उसके बारे में आइए एक एक करके हम जानते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है डायग्नोस्टिक इमेजिंग। डायग्नोस्टिक इमेजिंग से मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं डायग्नोस्टिक इमेजिंग। जैसे देख लीजिए बेटा, डायग्नोस्टिक इमेज। एक्सरेज आर वाइडली यूज्ड फॉर नॉन इन्वेसिव इमेजिंग टू विजुअलाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। द मोस्ट कॉमन एक्सरे प्रोसीडर्स इंक्लूड। एक्सरे का उपयोग शरीर की आंतरिक संरचनाओं को देखने के लिए, गैर आक्रामक इमेजिंग के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यानी एक्सरे का उपयोग बेटा क्या है? ये शरीर की आंतरिक संरचनाओं को देखने के लिए, इमेज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और सबसे आम एक्सरे प्रक्रियाओं में शामिल होता है। जैसे
कुछ यहां पर एक्सरे की प्रक्रिया शामिल की गई है। उसमें सबसे पहला हमारा आता है एक्सरे रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी। इसमें क्या होता है, यानी जो एक्सरे रेडियोग्राफी होती है बेटा, इसका उद्देश्य क्या है, हड्डियों, जोड़ों और छाती, पेट यानी कि जिसे हम सीना कहते हैं, पेट और शरीर के अन्य भागों की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे एक्सरे रेडियोग्राफी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है, आइए देखते हैं एक्सरेज रेडियोग्राफी। इसका क्या है, एक्सरे रेडियोग्राफी में क्या होता है बेटा, इसका उद्देश्य क्या है, यूज टू एग्जामिन बोन्स, हड्डियां, ज्वाइंट्स यानी जोड़, चेस्ट यानी कि सीना, छाती हो गई आपकी, और एब्डोमेन यानी कि पेट और शरीर के अन्य भाग, एंड अदर बॉडीज। इसकी जांच के लिए हम एक्सरे रेडियोग्राफी का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपको जैसे चेस्ट एक्सरा हो गया, यानी कि इज यूज टू चेक फॉर निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर एंड ब्रोकन बोन्स, यानी कि हम इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, यानी कि छाती के एक्सरे में, है ना, उपयोग निमोनिया की जांच के लिए, तपेदिक फेफड़ों के कैंसर के लिए, टूटी हड्डियों की जांच के लिए हम एक्सरे रेडियोग्राफी का उपयोग कर सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना बेटा। अब बात आती है प्रिंसिपल की, इसका सिद्धांत क्या है। एक्सरेज पास थ्रू द बॉडी एंड फॉर्म एन इमेज ऑन फिल्म और अ डिजिटल डिटेक्टर, द डेंसर स्ट्रक्चर बोन्स appear wide while less dense tissues, muscles, lungs appear darker। इसके सिद्धांत क्या होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, एक्सरे शरीर से होकर गुजर जाती है और फिल्म या डिजिटल डिटेक्टर पर एक इमेज बना देती है बेटा, जिसे हम छवि कहते हैं। और ये सघन संरचनाएं होती हैं, जैसे हड्डियां, ये सघन संरचनाएं कौन सी होती हैं, हड्डियां होती हैं, ये सफेद दिखाई देती है, जबकि कम सघन ऊतक, मांसपेशियां, फेफड़े और गहरे रंग के दिखाई देते हैं। यानी हड्डियां क्या होंगी, वो सफेद सफेद दिखाई देंगी, और जो हमारा ऊतक होते हैं यानी कि मांसपेशियां और फेफड़े होते हैं, वो गहरे रंग के आपको दिखाई देंगे। ये एक्सरे में होता है ना बेटा। अब बात करते हैं फ्लोरोस्कोपी। ये क्या होता है फ्लोरोस्कोपी, इसको आप देख लीजिए। जैसे फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, ए टाइप ऑफ रियल टाइम इमेजिंग यूज्ड टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। आंतरिक संरचनाओं की गति का निरीक्षण करने के लिए प्रयुक्त एक प्रकार की वास्तविक समय इमेजिंग होती है। यानी फ्लोरोस्कोपी क्या है बेटा, इससे हम क्या करते हैं, आंतरिक संरचनाओं की गति का निरीक्षण करते हैं। और ये क्या है बेटा, एक प्रकार की वास्तविक समय इमेजिंग होती है जो हमारे शरीर की आंतरिक गति का निरीक्षण करती है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो क्या है, बेरियम स्वैलो फॉर डिटेक्टिंग इश्यूज इन द इसोफेगस और गैस्ट्रोटेस्टिनल स्टडीज, यानी ग्रासनली या जठर आंत्र संबंधी अध्ययन में समस्याओं का पता लगाने के लिए बेरियम का निगलना। यानी कि हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेरियम स्वैलो का मतलब होता है बेरियम का निगलना, बेरियम निगलना। ये बेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी ग्रासनली होती है या जठर आंत्र संबंधी जो समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी का प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारी बेरियम निगलने के लिए एक प्रक्रिया होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको आंतरिक मतलब जो अंदर यानी कि जो आंतरिक संरचनाओं की गति होती है, उसका हम एक इमेज प्राप्त कर लेते हैं, जो कि एक वास्तविक इमेज हमें प्राप्त कराती है। आइए अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, यूजेज ए कंटिन्यूअस एक्सरे बीम टू क्रिएट लाइव वीडियो इमेजेस allowing doctors to observe the functioning or organs like the heart, lungs and digestive system। यानी सिद्धांत क्या है बेटा, लाइव वीडियो चित्र बनाने के लिए निरंतर एक्सरे बीम का उपयोग करता है, जिससे डॉक्टरों को हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र जैसे अंगों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने में सहायता मिल जाती है प्यारे बच्चों।
इसका उद्देश्य क्या है, इससे क्या है, इससे हम क्या करते हैं, एक्सरे बीम के द्वारा जो हृदय है, फेफड़े हैं, इनकी जो क्या प्रक्रिया है, पाचन तंत्र का जो निरीक्षण हो जाता है, वो हम इन अंगों की जो निरीक्षण करने की प्रक्रिया होती है, हम इसके द्वारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या होता है, इसको आप देख लीजिए, इसमें क्या होता है मैमोग्राफी में। मैमोग्राफी इसका उद्देश्य क्या होता है, ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरे यूज्ड टू एग्जामिन द ब्रेस्ट टिश्यूज, यानी कि उद्देश्य इसका यह होता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्तन ऊतक की जांच के लिए प्रयुक्त एक विशिष्ट प्रकार का एक्सरा होता है, जो यानी कि मैमोग्राफी का मतलब होता है स्तन से जो यानी कि विशेष प्रकार का एक्सरा होता है, ये स्तनों की जांच के लिए प्रयोग करते हैं बेटा, है ना। इसका यूज आप ब्रेस्ट टिश्यू के यूज में कर सकते हैं। अगर किसी को कोई भी जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, यानी कि मैमोग्राफी का यूज कर लिया जाता है, जिसे क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, यानी स्तन कैंसर की जांच के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम मैमोग्राफी के नाम से जानते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। ए लो डोज एक्सरे इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मल ग्रोथ्स और क्लासिफिकेशंस इन द ब्रेस्ट दैट कुड इंडिकेट कैंसर, यानी कि बेटा इसमें क्या है, इसका सिद्धांत ये होता है, कम खुराक वाले एक्सरे का उपयोग स्तन में असामान्य वृद्धि या कैल्सिफिकेशन की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो कैंसर का संकेत हो सकता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो स्तन कैंसर होता है उसका हम पता लगा सकते हैं। ये मैमोग्राफी का सिद्धांत कहलाता है। अब बात आती है डेंटल एक्सरेज की। दंत एक्सरा, इसका उद्देश्य क्या है, यूज टू व्यू टीथ एंड जॉ स्ट्रक्चर, यानी कि दांत और जबड़े की संरचना को देखने के लिए हम दंत एक्सरे का यूज करते हैं। आपको दांत का एक्सरा कराना है तो डेंटल एक्सरेज कराना पड़ेगा आपके लिए। आपके दांतों में क्या समस्या है, आपके जबड़े में क्या दिक्कत आ रही है, इसका आप एक्सरे करा सकते हैं और इसको आप देख सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कैविटीज यानी कि गुहा होती है हमारी, रूट इन्फेक्शंस जड़ संक्रमण, एंड बोन डैमेज यानी हड्डी की क्षति, यानी कि हड्डी कौन सी टूटी हुई तो नहीं है, कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी कि इसकी पहचान हम कर सकते हैं। किसके द्वारा, डेंटल एक्सरे के द्वारा। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या है बेटा इसका, वो भी आप देख लीजिए। सिद्धांत, स्मॉल एक्सरे फिल्म्स और डिजिटल डिटेक्टर्स कैप्चर इमेजेस ऑफ द टीथ रिवीलिंग कैविटीज, एब्सेंस एंड गम्स डिसीज। इनके सिद्धांत से हम बेटा क्या करते हैं, छोटी एक्सरे फिल्में या डिजिटल डिटेक्टर दांतों की तस्वीरें लेते हैं और उनमें छेद, फोड़े और मसूड़ों की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। डेंटल एक्सरे में क्या होता है बेटा, अगर किसी के मसूड़े फूल जाते हैं या उनमें कोई रोग लग जाता है और उसमें क्या होता है बेटा, छेद हो जाते हैं, है ना, उसमें फोड़े बन जाते हैं, तो उसकी जांच के लिए हम डेंटल एक्सरे का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं। क्या होता है सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का पूरा नाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है बेटा। क्या नाम होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसका उद्देश्य क्या है, सीटी स्कैन्स आर एडवांस्ड एक्सरे टेक्निक्स दैट टेक डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी। जो बेटा जो सीटी स्कैन है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सीटी स्कैन उन्नत एक्सरे तकनीक होती है, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हम एक्सरे ना करा करके आप सीटी स्कैन करा लीजिए। इसके द्वारा क्या होता है कि जो शरीर की विस्तृत अनुप्रस्थ काट वाली छवियां होती हैं उसको हम ले लेते हैं। यह हमारा पर्पस हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है ना बेटा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, ए सीरीज ऑफ एक्सरे इमेजेस
taken from different angles or proceeds by a computer to create detailed cross sectional images or slice of the body। यानी कि जो इसका सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सीटी स्कैन का विभिन्न कोणों से ली गई एक्सरे छवियों की एक श्रृंखला को कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है, जिससे शरीर के विस्तृत अनुप्रस्थ काट के चित्र या स्लाइस बनाए जा सकते हैं। ये बेटा इसका सिद्धांत होता है सीटी स्कैन का, है ना बेटे। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं उसको भी आप देख लीजिए, एप्लीकेशंस, है ना। आइए देखते हैं। सीटी स्कैन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग इंजरीज, कैंसर्स, इंफेक्शंस एंड एबनॉर्मलिटीज इन ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, लंग्स, लीवर एंड एब्डोमेन। यानी कि इनका उपयोग हम बेटा कहां कर सकते हैं, सीटी स्कैन का उपयोग आमतौर पर मस्तिष्क की जांच, फेफड़ों की जांच, यकृत और पेट जैसे अंगों में चोट लगने पर यानी कि कैंसर और संक्रमण और असामान्यताओं के निदान के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको सीटी स्कैन कराना है तो आप इस तरीके से आप इनका निदान करने के लिए इनको आप इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है बेटा, आपके शरीर के आंतरिक भागों की इमेज प्राप्त हो जाती है, छवि प्राप्त हो जाती है, जैसे फेफड़े की जांच, यकृत, पेट और अंगों में चोट लग जाने के यानी कैंसर हो जाता है तो उसमें क्या होता है बेटा, हम सीटी स्कैन का उपयोग कर लेते हैं। अब बात आती है उदाहरण की, जैसे एग्जांपल ब्रेन सीटी स्कैन्स। एक क्या होता है बेटा, ब्रेन सीटी स्कैन्स होता है फॉर डिटेक्टिंग स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स एंड हेड इंजरीज। यानी उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक, मस्तिष्क ट्यूमर और सिर की चोटों का पता लगाने के लिए मस्तिष्क सीटी स्कैन कराना जरूरी होता है ना। अब बात आती है फ्लोरोस्कोपिक निर्देशित प्रक्रियाएं। ये क्या होता है इसको भी आप देख लीजिए, फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड प्रोसीडर्स। फ्लोरोस्कोपिक निर्देशित प्रक्रियाएं इसको हिंदी में कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है प्यारे बच्चों, एक्सरेज आर यूज्ड इन रियल टाइम ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक प्रोसीडर्स। इसके निदान में और उपचारात्मक प्रक्रियाओं के दौरान एक्सरे का उपयोग वास्तविक समय में किया जाता है। अगर बेटा हमें फ्लोरोस्कोपिक निर्देशित प्रक्रिया को अगर देखना है तो इसका उद्देश्य क्या है, निदान या उपचारात्मक प्रक्रियाओं के दौरान एक्सरे का उपयोग वास्तविक समय में किया जाता है। एग्जाम्पल एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी आपने सुना होगा, एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैथेटर इंसर्टन इनटू आर्टरीज। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो एंजियोग्राफी है वो रक्त वाहिकाओं की एक्सरे इमेजिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है और धमनियों में कैथेटर डालना भी इसी के द्वारा होता है। ये बेटा फ्लोरोस्कोपिक निर्देशित प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसका सिद्धांत देख लीजिए, एक कैथेटर और अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर गाइडेड बाय कंटिन्यूअस एक्सरे इमेजिंग टू असिस्ट इन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। इसका सिद्धांत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो निदान या उपचार में सहायता के लिए कैथेटर या अन्य उपकरणों को निरंतर एक्सरे इमेजिंग द्वारा निर्देशित कर लिया जाता है ना बेटे। अब बात करते हैं एक्सरे चिकित्सीय अनुप्रयोग की। एक्सरे किस तरीके से हम चिकित्सा के क्षेत्र में इसका हम यूज कर सकते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरेज, यानी कि इन एडिशन टू डायग्नोस्टिक पर्पस एक्सरेज आर यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड अदर मेडिकल कंडीशंस। निदान प्रयोजनों के अतिरिक्त एक्सरे का उपयोग कैंसर और अन्य चिकित्सा स्थितियों के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा में इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना बेटा। कैंसर एक्सरे का उपयोग कहां कर सकते हैं, कैंसर में, है ना। अन्य चिकित्सा स्थितियों के उपचार के लिए विकिरण चिकित्सा में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है रेडियोथेरेपी। बेटा क्या होता है रेडियोथेरेपी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं, आइए जानते हैं। रेडियोथेरेपी क्या होता है, रेडियोथेरेपी आइए इसको भी देख लेते हैं।
आइए, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी कि ये उच्च ऊर्जा एक्सरे का उपयोग कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचाकर कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, जिससे वे मर जाते हैं और विभाजित होने बंद हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, रेडियोथेरेपी का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इनका उपयोग यानी कि उद्देश्य क्या होता है बेटा, कि हाई एनर्जी एक्सरेज आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर बाय डैमेजिंग द डीएनए ऑफ कैंसर सेल्स कॉजिंग देम टू डाई और स्टॉप डिवाइडिंग। यानी कि उच्च ऊर्जा एक्सरे का उपयोग कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को क्षति पहुंचा सकते हैं और कैंसर के इलाज के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मर जाती हैं और विभाजित होना भी बंद हो जाते हैं। ये बेटा रेडियोथेरेपी के अंतर्गत आता है ना। अब बात आती है रेडियोथेरेपी के प्रकार की, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ रेडियोथेरेपी। सबसे पहला हमारा आता है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। इसमें क्या होता है बेटा, जो बाह्य बीम रेडियोथेरेपी होता है, रोगी को बाहरी मशीन से एक्सरे द्वारा दिखाया जाता है। यानी कि रेडियोथेरेपी का मतलब बाह्य बीम, इसका मतलब होता है बाहरी मशीन, यानी बाहर की तरफ क्या होता है, इससे एक्सरे से हमें इमेज प्राप्त हो जाती है। द पेशेंट इज एक्सपोज टू एक्सरेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल मशीन। फिर आता है ब्रैकीथेरेपी। ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है प्यारे बच्चों, रेडियोधर्मी स्रोतों को सीधे ट्यूमर के अंदर या उसके बहुत ही करीब रखा जाता है। यानी कि जो अगर किसी मरीज को ट्यूमर की बीमारी हो गई है तो उसको हम ब्रैकीथेरेपी का यूज करवाएंगे, और उसमें जो ट्यूमर है, ट्यूमर से अंदर के भाग का हमें बहुत करीब से पता लगाया जा सकता है। ये ब्रैकीथेरेपी का काम होता है बेटा, है ना। रेडियो एक्टिव सोर्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली इनसाइड और वेरी क्लोज टू द ट्यूमर, है ना बेटे। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। हाई डोजेस ऑफ एक्सरेज और गामा रेज आर टारगेटेड एट ट्यूमर्स किलिंग कैंसर सेल्स और श्रिंकिंग ट्यूमर्स, है ना बेटा। यानी कि इसका सिद्धांत क्या होता है बेटा, एक्सरे या गामा किरणों जो होती हैं, इनकी उच्च खुराक ट्यूमर पर लक्षित होती है, जिससे कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या ट्यूमर सिकुड़ जाता है। अगर बेटा किसी को ट्यूमर है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक्सरे या गामा किरणों की उच्च खुराक देकर ट्यूमर पर लक्षित करते हैं, और जिससे कैंसर कोशिकाएं क्या होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, और जो ट्यूमर हमारा होता है वो सिकुड़ के छोटा होने लगता है। नेक्स्ट बात आती है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं। ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर यूजिंग प्रिसिशियली फोकस्ड एक्सरे टू ट्रीट स्मॉल ब्रेन ट्यूमर्स और अदर एबनॉर्मलिटीज। इसका उद्देश्य क्या है, छोटे मस्तिष्क ट्यूमर या अन्य असामान्यताओं के इलाज के लिए सटीक रूप से केंद्रित एक्सरे का उपयोग करके एक गैर आक्रामक प्रक्रिया अपना जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में गामा नाइफ सर्जरी यूजेस गामा रेज, ए टाइप ऑफ एक्सरेज होती हैं टू ट्रीट ब्रेन ट्यूमर्स विदाउट द नीड फॉर ट्रेडिशनल सर्जरी। इसके अगर उदाहरण की हम बात करें तो गामा नाइफ सर्जरी होती है बेटा, जो पारंपरिक सर्जरी की आवश्यकता के बिना मस्तिष्क ट्यूमर के इलाज के लिए गामा किरणों एक्सरे का एक प्रकार होती हैं, इनका हम उपयोग कर सकते हैं, है ना बेटा। अब बात करते हैं बेटा, आइए नेक्स्ट बात है सेफ्टी कंसीडरेशन इन एक्सरे यूज। एक्सरे उपयोग में सुरक्षा संबंधी विचार। यानी अगर आप एक्सरे कर रहे हैं तो हमें उसका उपयोग करते समय सुरक्षा भी बरतनी है। किस प्रकार से हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। एक्सरे एक्सपोजर कैरीज सम हेल्थ रिस्क ड्यू टू द आयनाइजिंग
nature of the radiation, therefore safety protocols are essential to minimize exposure. एक्सरे विकिरण की आयनीकारी प्रकृति के कारण इससे कुछ स्वास्थ्य जोखिम जुड़े हैं, इसलिए इसके संपर्क को न्यूनतम करने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है बेटा। यानी एक्सरे विकिरण की आयनीकरण प्रकृति का कारण है, इससे स्वास्थ्य जोखिम भी जुड़े होते हैं बेटा। इससे क्या होता है, अगर आप एक्सरे विकिरण का आयनीकरण कर रहे हैं तो इसमें क्या है बेटा, कुछ स्वास्थ्य जोखिम भी हो जाते हैं, यानी कि आपको हानियां भी हो सकती हैं। तो इसके संपर्क के लिए हमें क्या करना है, न्यूनतम करने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। जो किस प्रकार से है, तो सबसे पहला हम देखते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स, यानी विकिरण संरक्षण सिद्धांत। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, समय मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड नियर द एक्सरे सोर्स, यानी कि समय के का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सरे स्रोत के पास बिताए गए समय की मात्रा को कम से कम करना चाहिए। अगर आप एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरे रूम में आप कम से कम समय के लिए जाइए और तुरंत एक्सरे करके बाहर निकल, है ना। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरे स्रोत की दूरी बनाए। यानी एक्सरे स्रोत का मतलब क्या होता है, एक्सरे आपसे काफी दूर होना चाहिए। इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्सेस। नेक्स्ट आता है शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है परिरक्षण। इसमें क्या होता है बेटा, आइए देखते हैं परिरक्षण, शील्डिंग, है ना बेटा। शील्डिंग के बारे में देखते हैं। शील्डिंग यूज लीड एप्रॉन्स, लीड शील्ड एंड आइए देखते हैं बेटा शील्डिंग, इसका मतलब क्या होता है शील्डिंग का, आइए शील्डिंग परिरक्षण। यूज लीड एप्रॉन्स, लीड शील्ड्स एंड अदर प्रोटेक्ट बैरियर्स टू एब्जॉर्ब एक्सरेज एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स। यानी परिरक्षण का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सरे को अवशोषित करने और संवेदनशील अंगों की सुरक्षा के लिए शीशे के एप्रन, शीशे की ढाल और अन्य सुरक्षात्मक विरोधी का उपयोग करना चाहिए। अगर आप एक्सरे कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है परिरक्षण का, जो एक्सरे को अवशोषित करने के लिए संवेदनशील अंगों की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, शीशे के एप्रन का प्रयोग करते हैं। जो शीशे की एक प्रकार की ड्रेस होती है, जो शीशे की ढाल होती है, शीशा उपयोग किया जाता है, और अन्य सुरक्षात्मक अवरोधों का उपयोग भी इसके अलावा आप कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम पीपीई भी कहते हैं। पीपीई एक किट होती है एक प्रकार की। टेक्नीशियंस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यूज लीड एप्रॉन्स, थायराइड शील्ड्स एंड ग्लोव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम अननेसेसरी एक्सपोजर। यानी इसका मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण से मतलब होता है पीपीई, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं प्रोटेक्टिव, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। टेक्नीशियन और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर स्वयं को अनावश्यक जोखिम से बचाने के लिए लीड एप्रन, थायराइड शील्ड और दस्ताने का उपयोग आप कर सकते हैं। इसे आप इस तरीके से प्रयोग में हम ला सकते हैं बेटा। नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं ए लारा प्रिंसिपल्स, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, अलारा सिद्धांत यथासंभव न्यूनतम। इस प्रकार से नाम को हम जानते हैं। दिस प्रिंसिपल emphasizes minimizing radiation exposure for both patients and healthcare workers by using the lowest possible dose necessary to achieve the desired results। यानी ये सिद्धांत वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संभव खुराक का उपयोग करके रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के लिए विकिरण जोखिम को न्यूनतम करने में जोर देता है, जिसे हम अलारा के नाम से भी जानते हैं, यथासंभव न्यूनतम सिद्धांत। ये अलारा सिद्धांत होता है या इसे हम यथासंभव न्यूनतम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इससे क्या होता है बेटा, जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं और जो रोगी होता है उनके विकिरण से बचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, है ना बेटा।
अब बात करते हैं एक समरी टेबल की। समरी टेबल यहाँ पर एक दी गई है। जो अभी तक हमने इतने टॉपिक को जाना तो उसके बारे में हम एक नजर में भी हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। समरी टेबल, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, सारांश तालिका या एक्सरेज के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहला हमारा दे रखा एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र क्या है, डिस्क्रिप्शन विवरण हो गया, और इसका उद्देश्य क्या है, हम इसको किस प्रकार से उद्देश्य कर सकते हैं। एक्सरे रेडियोग्राफी, इसका मतलब क्या है, कॉमन इमेजिंग टेक्निक यूजिंग एक्सरेज टू क्रिएट स्टिल इमेजेस। इसका विवरण में अगर हम देखें तो ये क्या होता है बेटा, स्थिर चित्र बनाने के लिए एक्सरे का उपयोग करने वाली सामान्य इमेजिंग तकनीक होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा, फ्रैक्चर अगर हो जाता है, किसी का संक्रमण हो जाता है, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, और ट्यूमर के निदान के लिए हम एक्सरे रेडियोग्राफी का यूज करते हैं। फिर आता है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, रियल टाइम एक्सरे इमेजिंग यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग ऑर्गन मूवमेंट, यानी अंगों की गतिविधि को देखने के लिए वास्तविक समय एक्सरे इमेजिंग का उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टडीज, कैथेटर इंसर्टिंग ईटीसी, जठरांत्र संबंधी अध्ययन, कैथेटर सम्मेलन आदि में इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी से आप समझते होंगे लो डोज एक्सरे इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट, यानी स्तन की कम खुराक वाली एक्सरे इमेजिंग, यानी स्तनों की इमेज को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्तन कैंसर की जांच करते हैं और असामान्य वृद्धि की पहचान भी हम इससे कर सकते हैं, है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। डेंटल एक्सरे। डेंटल एक्सरे यानी कि आप डेंटल से आप समझ ही गए होंगे, दांतों और जबड़ों की एक्सरे छवियां बनाने के लिए, यानी कि जो हमारे डेंटल एक्सरे होते हैं उससे हम क्या करते हैं, जो डेंटल एक्सरे का मतलब क्या होता है, डेंटल जो दांतों के चिकित्सक होते हैं तो दांतों की और जबड़ों की एक्सरे कराते हैं। उससे हमें क्या प्राप्त होता है, अगर दांतों में कहीं छेद है या मूल संक्रमण हो गया है और अन्य दांत की समस्याओं का पता लगाने के लिए हम दंत एक्सरे का उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है बेटा सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसका पूरा नाम होता है, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल एक्सरे इमेजिंग यूजिंग एक कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग करके विस्तृत क्रॉस सेक्शनल एक्सरे इमेजिंग होती है। जो एक्सरे की जो न्यू तकनीशियन होती है उसको हम सीटी स्कैन कहते हैं, जिसके द्वारा हम मस्तिष्क की चोट, ट्यूमर, पेट संबंधी समस्याएं, इनके निदान के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर बेटा आता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी क्या है, एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्लड वेसल्स आफ्टर कंट्रास्ट डाइंग इंजेक्शन। इससे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा एंजियोग्राफी है ना, उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि कंट्रास्ट डाई इंजेक्शन के बाद रक्त वाहिकाओं की एक्सरे इमेजिंग को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संवहनों रोग होते हैं और रुकावटों और धमनी फिस्पार का निदान भी हम कर सकते हैं, है ना। अब बात आती रेडियोथेरेपी। हाई डोज एक्सरे थेरेपी यूज टू ट्रीट कैंसर, यानी रेडियोथेरेपी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कैंसर के इलाज के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसको उपयोग में लाते हैं, जो एक्सरे थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम रेडियोथेरेपी भी कहते हैं, है ना। इससे क्या होता है बेटा, कैंसर कोशिकाओं को सिकोड़ने के लिए या ट्यूमर को नष्ट करने के लिए इसको उपचार में लाया जाता है, जिसे हम रेडियोथेरेपी कहते हैं। अब बात आती है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी में क्या होता है बेटा, प्रिसाइज एक्सरे ट्रीटमेंट फॉर स्मॉल ब्रेन ट्यूमर्स, छोटे मस्तिष्क ट्यूमर के लिए सटीक एक्सरे उपचार के लिए इनका यूज होता है। और अगर इनके यूज की बात कर रहे हैं, इनवेसिव ट्रीटमेंट फॉर ट्यूमर्स विथ मिनिमल डिस्ट्रक्शन, यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, न्यूनतम व्यवधान के साथ ट्यूमर के लिए गैर आक्रामक उपचार के लिए इनका हम उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। कॉन्क्लूजन यानी कि निष्कर्ष, यानी कि अगर आप एक्सरे कर रहे हैं तो एक्सरेज आर वाइटल टूल्स इन मॉडर्न हेल्थ केयर, इन्वॉल्विंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स to diagnose and treat a wide range of conditions for BSc nursing students. Understanding the principles, applications and safety measures related to X-rays
is essential as they will encounter the technique regularly in clinical settings. It is important to recognize both the diagnostic benefits and the potential risks associated with radiation, and take appropriate precautions to ensure patient and safety. है ना बेटा? यानी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा एक्सरे एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है बेटा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर स्वास्थ्य सेवा की अगर हम बात करें तो एक्सरे एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो स्वास्थ्य पेशावरों को कई तरह की स्थितियों का निदान और उपचार करने में सक्षम बनाता है। यानी एक्सरे के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग के छात्र होते हैं, एक्सरे की मदद से वो रोगियों के रोग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनके निदान और उपचार में करने में ये सक्षम बनाता है। क्योंकि बेटा एक्सरे से संबंधित सिद्धांत, अनुप्रयोग और सुरक्षा उपायों को समझना बीएससी नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वे नियमित रूप से नैदानिक सेटिंग्स में इन तकनीकों का सामना करेंगे। और निदान के लाभ क्या होते हैं, विकिरण से जुड़े संभावित जोखिम को पहचानना और रोगी और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतना, ये सब एक्सरे के लिए ज्यादा ही लाभकारी साबित होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जो हमारा एक्सरेज है वो बीएससी नर्सिंग छात्रों के लिए क्या उपयोग हो सकता है, उसके क्या सिद्धांत हो सकते हैं, क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं, इनको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर इनको आप नहीं समझ पाएंगे तो आप रोगी के लिए किस तरीके से उनको उपयोगी सिद्ध करा सकते हैं, उनके जो रोग के लिए निदान है उनको आप, उनके उपचार के लिए आप किस तरीके से उनके रोगी की जो रोग की पहचान है कैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, वो इसके सिद्धांत क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या है, यानी कि उनको किस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना बेटा। एक्सरे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक में यहीं तक, और आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है, और नेक्स्ट जो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे ही आपको हमारा टॉपिक ये समाप्त होगा तभी हम आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। और तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।